नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स में। आज के वीडियो में जो जानकारी आप हासिल करेंगे ये ना केवल सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि MPTET संविदा वर्ग 3, रीट, DSSB, KVS, NVS, CG टेट अन्य सभी स्टेट लेवल के TETs में ये काम आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप हमसे विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज आप लोग पढ़ेंगे सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स पार्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। भाग 2 है, क्वेश्चन नंबर 31 से 60। इसके अंदर 15 क्वेश्चंस टीचिंग के हैं यानी गणित शिक्षण के हैं और 15 क्वेश्चन इसके कंटेंट से रिलेटेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, चूँकि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ये गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है, गणित पूर्णतः विषय परक है। ऑप्शन नंबर 2 है, मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर 3 है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। और ऑप्शन नंबर 4 है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण से सहमत है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 है, ये गणित के रचनात्मक दृष्टिकोण से सहमत है। चूँकि विजुअलाइजेशन बच्चों की अच्छी समझ बनाने में कारगर उपाय सिद्ध होता है। अगर बच्चे कुछ चीज़ देखकर समझते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए समझ उस तरह की बन जाती है। तो मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 है, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ऑप्शन नंबर 2, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ऑप्शन नंबर 3, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन नंबर 4 है, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तो त्रिविम समझ विकसित करने के लिए बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना सबसे उपयुक्त तरीका है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन नंबर 4 है, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तो गणितीय अधिगम से संबंध में क्या सही नहीं है, तो वो सही नहीं है ये, यानी कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये कथन गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति गणित में अच्छी तरह से प्रतिभावान नहीं होता, कुछ व्यक्ति को गणित अच्छे से बनती है, किसी को नहीं बनती। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। बाकी सारे ऑप्शन गणित के अधिगम के संबंध में सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, व्यवकलित जमा। ऑप्शन नंबर 2, व्यवकलित घटा। ऑप्शन नंबर 3, तुलनात्मक जमा। ऑप्शन नंबर 4, तुलनात्मक घटा। अब चूंकि यहाँ पर मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि हम अगर देखें तो 3 और 4 यानी तुलनात्मक, यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। इनमें से ऊपर वाले दोनों ऑप्शन हमारे सही नहीं होंगे। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मेरे से 2 अधिक कह रहा है, इसलिए इसमें
2 ऐड करेगा, यानी कि तुलनात्मक जमा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तुलनात्मक जमा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, यह गुणनात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर 3, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। ऑप्शन नंबर 4, यह योगात्मक प्रकृति का है। तो कौन सा सही नहीं है? वो सही नहीं है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आधार 2 की प्रणाली हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, हिंदू अरबी गणना प्रणाली में नहीं यूज़ करते। बाकी ये तीनों के तीनों जो गुण हैं ये हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए सही है। फर्स्ट के अलावा बाकी सभी सही हैं, इसलिए हमारा जो कथन सही नहीं है वो पहला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तो ज्यामिति अध्यापन में जो वांछनीय प्रक्रिया है वो ये है कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वो दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। जहाँ पर बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाता है वो हमारे लिए पॉजिटिव बात होती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। ऑप्शन नंबर 1, परिकलन में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 3, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 4 है, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। तो गणितीय तर्कणा का सूचक है तर्कसंगतता देने की क्षमता, यानी गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता गणितीय तर्कणा की सूचक है। ये क्वेश्चन मैथमेटिकल कंटेंट से संबंधित है। हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि ये वाला टर्म हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं और एक एक पॉइंट पढ़ने के बाद हम इसमें लगाते चले जाते हैं। आइए देखते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कह रहा है कि संजय ने ½ kg टमाटर लिया। तो हम देखते हैं कि टमाटर का रेट पहले क्या है। टमाटर 1 kg है 40 रुपीज़ का, तो हमको ½ kg मिलेगा 20 रुपये को। फिर सेकंड में 1 kg आलू, तो आलू यहाँ ऊपर रेट क्या दिया है 2 kg कितने में 25 रुपीज़ में है। तो हमको 1 kg कितने में मिलेगा 25/2 इक्वल टू 12.5 रुपीज़ में। थर्ड नंबर में कह रहा है कि ½ kg गाजर 250 ग्राम बराबर कितने का है 20 रुपये का, तो हमको 500 ग्राम मिलेगा 20 × 2 इक्वल टू 40 रुपये में। अगला देखते हैं 250 ग्राम मिर्च। अब हम मिर्च का रेट देखते हैं कितना है, तो मिर्च का रेट 100 ग्राम बराबर 10 रुपये का। हमको 250 ग्राम लेना है, तो 250 ग्राम जो है 100 ग्राम का कितना है 2.5 गुना है। तो हम जो इसका रेट है उसमें हम 2.5 से गुणा कर देंगे, तो हमको मिलेगा 10 × 5/2 दैट इज इक्वल टू 25 रुपीज़। अब अगले में हम देखते हैं, अगला कह रहा है कि 6 नींबू खरीदे। अब हम नींबू का रेट देखेंगे, 4 नग बराबर कितने रुपए के 10 रुपए के, तो हमको 6 नग लेना है, मतलब कि 4 नग से 1.5 गुना अधिक। तो उसके रेट में हम क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिलेगा 30/2 इक्वल टू 15 रुपीज़। अब कह रहा है कि उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया। तो हम सबसे पहले इसको ऐड कर ले रहे हैं कि संजय ने कितने रुपए का सामान लिया। तो ये 20 + 12.5 + 40 + 25 + 15, इनको हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 112.5 रुपीज़।
अब टोटल उसने कितना दिया था, 200 रुपये दिया था, तो उसमें हम इतना माइनस कर देंगे, 112.5 दैट इज इक्वल टू 87.50 रुपीज़ उसने रिटर्न किया। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, 87.5 रुपीज़ उसने रिटर्न किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी 3 और 4 का मल्टीपल है। तो हम पहला पॉइंट सबसे पहले देखते हैं कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं चारों संख्याएं 2 अंकों की हैं, यहाँ पर हमको कोई डिफरेंट नहीं मिला। अब सेकंड नंबर पॉइंट पर हम जाते हैं कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 और 5 आपस में अभाज्य हैं, 1 3 ये भी अभाज्य हैं एक दूसरे से, 5 7 ये भी सह अभाज्य हैं, और 2 3 ये दोनों भी सह अभाज्य हैं। मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन तक हमको कोई भी डिफरेंट पॉइंट नहीं मिला। अब लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4, यानी अंकों का योग, जो ये संख्याएं दी हुई है इनके अंकों का योग 3 और 4 का मल्टीपल है। तो हम सबसे पहले अंकों का योग करते हैं, तो पहले वाले में करते हैं 3 + 5 इक्वल टू हमको 8 मिलेगा। तो चूँकि 8 4 का तो मल्टीपल है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, 1 + 3 इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर ये 4 का तो मल्टीपल है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड नंबर भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में 5 + 7 इक्वल टू हमको मिल गया 12। अब चूँकि जानते हैं कि 3 × 4 इक्वल टू हमको 12 मिल जाएगा, इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही होगा। यानी 57 जो है ये सारे तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए कि इस वाले टर्म को तब पढ़ना चाहिए जब हम इस टर्म को पढ़ चुके हों, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया, यानी सुबह के 7 बजे उसने पार्क किया, और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 बजे शाम को पहुंच गया। मतलब कि सुबह से अगर हम 7 बजे से टाइमिंग देखें तो 5 घंटे हो गए AM के, 7 + 5 इक्वल टू 12, मतलब AM जो है 5 घंटे लिया और PM में 4.3 आवर्स लिया, तो हमको टोटल कितना मिल गया, 9.3 आवर्स। 9.3 आवर्स उसने कार को पार कर रखा था। अब हम देखते हैं कि ए नंबर 2 आवर्स का 50 रुपीज़, और 2 आवर्स से ऊपर और 5 आवर्स तक 75 रुपीज़, 5 आवर्स के पश्चात 8 आवर्स तक प्रति आवर्स 10 रुपीज़, और 8 आवर्स से ऊपर और 12 आवर्स तक 150 रुपीज़। अब चूँकि हम देख रहे हैं 9 आवर्स 30 मिनट हमारा डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि क्या कह रहा है, 8 घंटे से ऊपर है और 12 घंटे तक, यानी 9 आवर्स 30 मिनट क्या है, ऑप्शन नंबर डी से रिलेटेड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 150 रुपीज़ उसको पार्किंग के लिए भुगतान करना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो सबसे पहली संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी और उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी। हम संख्या को आरोही क्रम में बदलते हैं, तो सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई 0.77, उसके बाद 7.007, फिर है 7.07, और उसके बाद है 7.70, और आखिरी में है
7.707 हमको कह रहा है कि कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो हम देखते हैं, ये फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, ये थर्ड हुई। तो ये 7.07 जो संख्या है ये थर्ड नंबर पर होगी अगर हम संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में रखें। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन पहला सही होगा 7.07। क्वेश्चन नंबर 43, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, सौवें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। संख्या कौन सी है? सबसे पहले हम पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि संख्या 5 अंकों की है। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं सभी की सभी संख्याएं 5 अंकों की हैं। उसके बाद देखते हैं दहाई के स्थान का अंक 8। अब देख रहे हैं कि टेंस नंबर पे कौन कौन सी संख्याओं में 8 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो संख्याएं हैं जिनके टेंस में 8 है। यहाँ पर 82 लास्ट में दोनों में है, तो ये टेंस में है, यानी इन दोनों में से कोई संख्या होगी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब हम अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। अब जैसा कि यहाँ पर दहाई का अंक 8 है और इसका 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा 2। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इन दोनों ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हजार के स्थान का अंक 0 है। इसमें हम देखेंगे हजार के स्थान का अंक कौन सी संख्या में 0 है। ये दो संख्याएं हमने चूज किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें हम देख रहे हैं कि हजार के स्थान पर 0 दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या हमको निकालनी है। मान लेते हैं ये ए ब्रांड है और इसके एक पैकेट में कितने हैं? एक पैकेट में 10 पेन है। ये बी ब्रांड है, एक पैकेट में इसमें 12 पेन है। और ये सी ब्रांड है, एक पैकेट में 24 पेन है ना। अब हमको क्या करना है कि तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है उसको, तो पैकेटों की न्यूनतम संख्या हमको निकालनी होगी। अब हम देखते हैं कि इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमको मिलता है 120। टोटल एलसीएम हमको मिला 120। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कितने कितने पैकेट ले सकते हैं। अगर हम 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 जाएगा, मतलब हमको 12 पैकेट लेना है ए का। अगर 12 से डिवाइड करें 120 को तो 10 टाइम जाएगा, तो हमको बी वाले पैकेट लेना है 10। अगर 24 से 120 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 टाइम, तो हमको 5 पैकेट लेना है सी ब्रांड के पेन को। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें A = 12, B = 10 और C = 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब चूंकि हम जानते हैं, मान लीजिए हम ये वर्ग बना लिए, इसकी एक भुजा 4 है, मतलब ये 4 है चारों साइड। इसको हम 1/4 में डिवाइड करते हैं, 1/4 में, तो ये कितना हो जाएगी? ये 2 हो गई, 2 हो गई। मतलब कि जो इसका एरिया आएगा छोटे वाले का, इसका आएगा 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं।
यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपीज़ धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शंस चेक करते हैं और जो इसमें फिट बैठ जाता है यानी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। 5 किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0 मिलेगा लास्ट में, और चूँकि 10 है तो इसमें हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लास्ट में 0 मिलेगा। तो इस तरह से हमको 5 पे फोकस करना है। चूँकि 160 रुपीज़ है जो इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो हमको 5 से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमको लास्ट में 0 मिल जाए। तो हम 20 से करेंगे तो इसमें हमको मिल सकता है और 10 से करेंगे तो इसमें भी हमको मिल सकता है। इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा या फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। अब फोर्थ नंबर ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो 10 × 5 और तो हमको मिल गया यहाँ पे 50, और 10 × 15 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 150। तो इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो हमको 200 मिला, इसलिए हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन भी सही नहीं होगा। चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि चूँकि 5 है, अब 5 में हम अगर किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको लास्ट में 0 मिलेगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये तो पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 15 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये लास्ट में 5 बचेगा इकाई का अंक। तो इस तरह से ये पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनमें से कोई ऑप्शन हमारा होगा। अब इसको हम सभी ऑप्शंस को जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो जो सेकंड नंबर है इसमें हम 20 × 5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 100, और 5 × 10 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 50। इस तरह से दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिल रहा है 150, और हमको मिलना चाहिए कितना 160, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड नंबर भी सही नहीं होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब थर्ड ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो 18 × 5 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 90, और 7 × 10 इक्वल टू 70। इन दोनों को जब हम ऐड करें तो हमको मिलेगा 160। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही होगा, यानी कि उसके पास 10 रुपये के सिक्के 7 होंगे और 5 रुपीज़ के 18 सिक्के होंगे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 3, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और ऑप्शन नंबर 4, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही है। चूँकि कोई अभाज्य संख्या होगी तो वो स्वयं से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली हम अभाज्य संख्याएं देखते हैं तो 2, 3, 5, 7, केवल हमको 1 डिजिट वाली 4 अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं, तो इसलिए हमारा सेकंड नंबर भी ऑप्शन सही है। और हमको पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड में सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये हमारा कथन गलत है। चूँकि 2 भी एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, इस तरह से हमारा ये थर्ड नंबर जो कथन है ये सही नहीं है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। अब इस तरह की संख्या ज्ञात करनी है इन सभी में से कि जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 to 10 तक की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले इनमें से हम जो संख्याएं कॉमन हो जाएंगी उनको हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 × 2 हमको 8 मिलता है, तो इसमें हम एक बार 8 को ले लेंगे और क्या करेंगे कि 4 और 2 को हटा देंगे। अब देखते हैं, चूँकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, 3 को हटा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 10 भी है तो हम 5 को भी हटा देंगे। अब हमारे पास संख्याएं बच रही हैं 6 × 7 × 8 × 9 × 10, और इन सब का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 2520। तो हमारा जो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ये ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक
सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 7.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइड्स 7 माइनस 3 इंटू 12.5, इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका बोर्ड मास रूल से हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइड 7 माइनस 3 इंटू 12.5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड करेंगे इनमें से तो हमको मिलेगा -3, और मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 52.5। इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 37.5, और इन सब में अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 52.5 माइनस 40.5 दैट इज इक्वल टू 12.0 यानी 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है 12 है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, यानी मान लेते हैं n, यानी नीम से कितना है टोटल जो वृक्ष है उसका 1/6 हिस्सा है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी अशोक, इसे हम देख लेते हैं हाफ, यानी 1/2 वृक्ष अशोक के हैं, और शेष यूकेलिप्टस के हैं, यानी कि इन दोनों को हम ऐड करके और 1 से माइनस कर देंगे तो यूकेलिप्टस के मिल जाएंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1/6 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 2/3। मतलब कि नीम और अशोक दोनों के वृक्ष कुल मिला के 2/3 हैं, तो शेष क्या होंगे यूकेलिप्टस के होंगे। तो हम क्या करते हैं 1 माइनस 2/3 कर देंगे, हमको मिल जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 जो हैं यूकेलिप्टस के वृक्ष हैं। तो यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, यानी 1/6 इक्वल टू 5 नीम्स, तो 1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 30 नीम, यानी कि कुल मिला के 30 वृक्ष उस बाग में हैं। तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, तो टोटल वृक्ष हमको मिल गए 30, और 30 का 1/3 निकाल लेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 10। तो इस तरह से जो 10 वृक्ष हैं वो यूकेलिप्टस के हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 10, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है, यानी शाम के 4:30 पर, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 यानी AM पर पहुंचेगी। यात्रा का कुल समय हमको बताना है। अब चूँकि 29 को वो चली थी शाम को 4:30 बजे, और एक दिन 30 अगस्त भी था, उस पूरे दिन चली, और 31 अगस्त को इतना चली। तो हम देख सकते हैं 29 अगस्त को वो चली है 12 माइनस 4.30 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 7 आवर्स 30 मिनट चली 19 अगस्त को, और 30 अगस्त को वो टोटल 24 आवर्स चलती है, और सुबह के 8:45 AM पर वो पहुंचती है। तो कुल मिला के 31 अगस्त को 8 घंटे 45 मिनट का टाइम लेती है। तो हमको यात्रा का कुल समय निकालना है, तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमको मिला 40 घंटे 15 मिनट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि 40 घंटे 15 मिनट कुल यात्रा का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि 8500 mm को हम अगर मीटर और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हमको मिलेगा 8 मीटर और 5 सेंटीमीटर। दूसरा वाला है 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसको जब हम चेंज करेंगे मीटर और सेंटीमीटर में तो हमको मिलेगा 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। थर्ड वाले को चूज करेंगे तो हमको मिलेगा 8 मीटर और 8 मिलीमीटर, और लास्ट वाले में 8 मीटर हमको मिलेगा। तो ये हमारा घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53।
गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी मैपिंग का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, बी आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, सी विषय को सरल और रुचिकर बनाना, डी संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी, जिसमें दिया हुआ है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, ये दोनों उद्देश्य प्रतिचित्रण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसकी लंबाई बताना है। ये तार दिया हुआ है, ये मानते हैं कि ये 180 सेंटीमीटर का है। अब इसको हम आयताकार फॉर्म में जब चेंज करेंगे, यानी इसको हम मोड़ के ये आयत बना दिए, ठीक, आयत बना दिए तो ये जो तार होगा इसके चारों ओर ये हो गया। अब चारों ओर ये जो चारों भुजाएं होती हैं मिलके परिमाप को बनाती हैं, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। चूँकि ये जो लंबा तार था इसके परिमाप के रूप में हो गया, तो परिमाप हमको मिला 180 सेंटीमीटर और हमको लंबाई निकालना है, चौड़ाई हमको दी हुई है, तो चौड़ाई लिख लिए हम। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 90 इक्वल टू 30 प्लस L, या हमको मिलेगा L इक्वल टू 90 माइनस 30, L इक्वल टू मिल गया हमको 60 सेंटीमीटर। यानी कि इस 180 सेंटीमीटर लंबे तार को जब हम आयत के रूप में बना लेते हैं तो इसकी लंबाई हमको 60 सेंटीमीटर मिलेगी। ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें मूर्त रूप से विनिमय नियम समझाएंगे। चूँकि हम जानते हैं कि बच्चे ने ये गलत इसलिए लिखा क्योंकि उसको विनिमय नियम के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी उसे मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, उसको हम मूर्त वस्तुएं देकर विनिमय नियम समझा करके उसको सही कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनको देखते हैं कि उसको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा। ये एक निगेटिव पॉइंट है। बच्चों के साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत धारणा बनती है बच्चे के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ये प्रभावशाली नहीं है क्योंकि अगर बच्चों को सही पता होता तो वो ऑलरेडी लिख लेते सही उत्तर। थर्ड ऑप्शन में उनकी कापियों में सही उत्तर लिख देंगे। उनकी कापियों में सही उत्तर लिख देने बस से उनको जानकारी नहीं मिल जाएगी, इसलिए हम 4th ऑप्शन चूज करते हैं, यानी हम मूर्त वस्तुओं से विनिमय के द्वारा उनको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। NCF यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 प्रतिरूप यानी पैटर्न्स, ऑप्शन नंबर 2 है अनुपात यानी रेशियो, ऑप्शन नंबर 3 चौपड़ यानी टाइलिंग और ऑप्शन नंबर 4 है सिमेट्री यानी सममिति। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, वो है अनुपात। बाकी ये सारी चीज़ें इनके अलावा वो गणित पाठ्यक्रम का भाग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों अथवा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? ए है पैमाना, बी है ग्राफ पेपर, सी है धागा, डी है टाइल्स। अब चूँकि बच्चे जो हैं छोटी क्लास के हैं तो सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक यूज़ कर सकता है ग्राफ पेपर और टाइल, यानी कि जो भी अमूर्त चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों के क्षेत्रफल की तुलना आराम से कर पाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बी और डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। ऑप्शन नंबर 2, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर 4 है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं कि पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को अवसर देना, यानी जहाँ कहीं भी जिस भी शिक्षण पद्धति में विद्यार्थियों को अवसर दिया जाता है वो पॉजिटिव बात होती है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना ये एक निगेटिव पॉइंट है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना ये भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ये भी निगेटिव पॉइंट है इसके लिए, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? नंबर 1, गणित का स्वरूप। नंबर 2, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। नंबर 3, लिंग। और नंबर 4 है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। थर्ड ऑप्शन देखते हैं लिंग। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये निगेटिव पॉइंट है, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता ये भी कोई पॉइंट नहीं है, ये भी निगेटिव है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास दो बचते हैं, या तो गणित का स्वरूप है या तो सामाजिक पृष्ठभूमि। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी विषय कठिन या सरल नहीं हो सकती और गणित भी उन्हीं विषयों में से एक है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कोई बच्चा अगर सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि का है तो उसके गणित में उपलब्धि कम होने के कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1, डायनिस्ट ब्लॉक का प्रयोग। नंबर 2 है संख्या चार्ट का प्रयोग। नंबर 3 है लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग। और नंबर 4 है कागज़ की पट्टियों का प्रयोग। अब चूंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मूर्त चीज़ों से समझने में आसानी होती है, इसलिए कागज़ की पट्टियों का इस्तेमाल करके 1/4 और 1/3 के बीच में तुलना कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की लिंक आसानी से उपलब्ध हो सके। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बिना किसी हिचक के आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी।